स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पिछले 2 लेक्चरों में हमने देखा एटॉमिक रेडियाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का, जिससे हम मेटल की कई सारी प्रॉपर्टी, उसके जनरल प्रॉपर्टी हम आसानी से समझ सकते हैं। जो अब तक हम लोग रटते आए थे कई मेटल के प्रॉपर्टी, वो हम लोग को अब समझ में आएगा, क्योंकि अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको समझ में आ रहा है तो बहुत सारे मेटल के प्रॉपर्टी समझ में आएगा। मैं मेटल बोल रहा हूँ इसलिए कि आप देखेंगे बच्चे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, समझिएगा ध्यान से, कि ये रहा हमारे पास एक कुछ पीरियोडिक टेबल, और इसमें आप देखेंगे कि मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं, मोस्टली एलिमेंट्स आपको मेटल हैं। ये वाला जो पार्ट्स मैंने लिया है कि ये जो मोस्टली एलिमेंट्स हैं, ये मोस्टली एलिमेंट्स, ये वाला जो पार्ट्स है, ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये बोलेंगे सर कि ये मेटल है। और मेटल का एक अपना जनरल प्रॉपर्टी होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल से हम लोग समझ सकते हैं, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत थोड़े एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल हैं और कुछ हमारे पास मेटलॉइड है, और रेस्ट जो भी बचे हमारे पास क्या है? मेटल है। तो चलो टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या बोलता है। इसके 2 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे डेफिनेशन में, कि ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है हमारे पास, रिक्वायर्ड है मतलब ये प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और ये इलेक्ट्रॉन आप जो निकालोगे वो सॉलिड एटम से नहीं निकालना है आपको, वो गैसियस एटम से निकालना है। और गैसियस ये नहीं कि आप यहाँ से, ये रहा मान लो हमारे पास, ये रहा Cl2, ठीक है, Cl2 रहा, और आप Cl2 से आप इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दिए और आप पहुँचा चुके ऐसे Cl2, ये मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और यहाँ पे समझिएगा कि ये भी गैसियस है, क्लोरीन जो है गैस है, और यहाँ से आपने निकाल दिया, तो ये ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है बच्चे कि ये जो Cl2 है वो मोलिकुलर फॉर्म में है। मोलिकुलर फॉर्म में आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन फुलफिल नहीं होने वाला है। हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकालना है वो आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब वो सेपरेट होना चाहिए, और वो गैसियस एटम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। लीजिए मान लिया हमने लिया एक सोडियम, ठीक है, सोडियम है ये हमारे पास, और सोडियम अभी आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो हमने सोडियम को सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो ये हमारे पास नहीं होगा। सोडियम, अगर आप ऐसे सोचो बच्चे कि हमने सोडियम को यहाँ से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोडियम सॉलिड फॉर्म में है और डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है? गैसियस। चलो ये आइसोलेटेड है बट ये गैसियस एटम नहीं है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि उस सॉलिड को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? उस सॉलिड को आपको सबसे पहले फॉर्म में चेंज करना होगा, गैसियस फॉर्म में। चलिए हमने सॉलिड को गैसियस फॉर्म में चेंज किया, यहाँ पे समझिएगा एक मिनट, ठीक है। अगर मैं सोडियम को गैसियस फॉर्म में आपको चेंज किया, तो ये जो एनर्जी है उसको बोलेंगे हम लोग सब्लिमेशन एनर्जी। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। अब हम इसको गैसियस फॉर्म में ले आए। अब यहाँ से हमें क्या करना है? जो डेफिनेशन है वहाँ से अब बन सकता है क्या चीज़ कि अब यहाँ से मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, सोडियम पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इस एनर्जी को बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं Ip। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो इंडो है या एक्सो, तो बोलेंगे सर ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, यानी जो प्रोसेस होगा वो होगा यहाँ पर डेल्टा H का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा H का साइन पॉजिटिव मतलब प्रोसेस है इंडोथर्मिक। ये तो एक जनरल सा डेफिनेशन था। कई बार बच्चे यहाँ ही पे फंस जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? आइसोलेटेड गैसियस एटम के साथ, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पे फिर से। अब पॉइंट ये है हमारे पास कि मान लो कि ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड है इस तरीके से, मान लो ऑर्बिट, ठीक है, इस तरीके से ऑर्बिट है, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस यहाँ पे भी मान लो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है बच्चे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब समझिएगा कि ये जो पॉजिटिव है इस निगेटिव के साथ इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इस पॉजिटिव का इस निगेटिव के साथ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, यहाँ बहुत कम हो जाएगा। ये लास्ट वाले पे आएंगे हम लोग बच्चे, ये लास्ट वाले पे इसका अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस बढ़ने से
अट्रैक्शन कम हो गया है, तो हम लोग किसको इजीली निकाल सकते हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं। मतलब हम लोग जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम से, उसके कहाँ से, तो बोलेंगे सर वो वैलेंस शेल से निकालते हैं। जो आउटर मोस्ट या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम उन इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। वहाँ पे एनर्जी का नीड बहुत कम होगी, मैं इजीली उसको निकाल सकता हूँ। समझिएगा बात को। अगर मैं एग्जांपल दिया आपको बच्चे यहाँ पे कि लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, रुबिडियम है और यहाँ पे सीजियम है, साइज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बोलेंगे कि सर साइज जो है डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज कर रहा है, अब साइज बड़ा होते जा रहा है, ये बहुत बड़ा हो गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बॉन्डेड होंगे। साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियस से बहुत दूर उसके इलेक्ट्रॉन है, तो वो बहुत लूजली बॉन्डेड होंगे, तो सबसे एनर्जी कहाँ पे कम लगेगा, तो बोलेंगे सबसे एनर्जी आपको सीजियम में लगेगा। तो सीजियम का आईपी क्या होगा, लो। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अब समझिएगा, अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए कि अच्छा मेटल कौन है, मेटालिक कैरेक्टर ही हमसे पूछे कि अच्छा इनमें से मेटल कौन है, अच्छा मतलब मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देना, तो बताइए इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सीजियम देगा, क्योंकि सीजियम के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बहुत दूर है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, एक बार इसको देख लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। अब स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से समझते हैं क्या चीज़। हमने लिया बच्चे एक, मान लो कि ये रहा हमारे पास मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम मान लो यहाँ से जा रहा है मैग्नीशियम प्लस में, और ये जा रहा है हमारे पास मैग्नीशियम प्लस 2 में, और एक मान लो चला जा रहा है हमारे पास मैग्नीशियम प्लस 3 में। मैं कैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल से आपको समझाने के लिए। एक है Mg प्लस 1 में गया, Mg प्लस 2 में गया, Mg प्लस 3 में गया, मैं अपने से ले जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे कि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और यहाँ से हमें क्या लेना है, ये गैसियस फॉर्म में सारे। ठीक, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो अभी कहाँ पे था, न्यूट्रल स्टेट में, तो ये चला गया +1 में। अब यहाँ पे ये इसको बोलेंगे हम लोग IP1। बात समझ में आ रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना होगा तो हम लोग न्यूट्रल से निकाले। अब हमें यहाँ पे अब Mg प्लस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम बोल सकते हैं बच्चे ये IP2, और यहाँ पे बोल दिया हमने IP3। ठीक है, और ये कंसेप्ट को नीट पूछ चुका है ऐसा क्वेश्चन, सक्सेसिव IP से ऐसा क्वेश्चन पूछा है। क्या है सक्सेसिव IP, ये भी समझ में आएगा आपको, अभी धीरे धीरे समझिएगा। कि मैं अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है कि IP2 अगर निकालना हो, एक बार क्वेश्चन पूछा कि बताओ आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो सोचते हैं लोग कि बताओ कि अगर हमें IP2 की बात कर रहा है, तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि Mg प्लस 2 से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। गलत हो जाएगा ये क्या होना चाहिए, Mg प्लस 2 से निकालोगे तो क्या चला जाएगा, IP3 में चला जाएगा। देख रहे हैं ना, देखो न्यूट्रल जब है ये, तो हम IP1 बोले। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा IP2 का मतलब +1 से निकलेगा, IP3 का मतलब +2 से निकलेगा। इस चीज़ को बच्चे बड़ी ध्यान से समझिएगा, बहुत बार जल्दीबाजी में गलतियां हो जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, समझिएगा। अब हमारे पास ये न्यूक्लियस है, वही फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 मान लो इस तरीके से है। पहला इलेक्ट्रॉन आप इजीली निकाल सकते हो, सेकेंड को निकालने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस कम हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया यानी अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ गया तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सेकेंड वाले को और मुश्किल, और थर्ड वाले को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि अगर हम इधर जाते हैं तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि साइज क्या हो रहा है, साइज बोलेंगे साइज डिक्रीज कर रहा है। और देखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसमें +1, इस पे +2, इस पे +3, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, Z इफेक्टिव। क्या बोल सकते हैं बच्चे, Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब अट्रैक्शन बढ़ रहा है यानी साइज छोटा हो रहा है, और उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब ये देखिए, अब हमें रिलेशन पूछेगा कि ये IP1, IP2, IP3 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में कहाँ एनर्जी चाहिए, तो बोलेंगे सबसे जो लास्ट वाले निकालोगे वहाँ से ज़्यादा चाहिए। यानी IP अगर हमसे बोले IP1, IP2 और IP3 में क्या रिलेशन होगा, बोलेंगे सबसे ज़्यादा IP3 होगा, उसके बाद IP2 एंड लास्ट वन होगा IP1। यानी एक पॉइंट्स ये है कि अगर एक ही एलिमेंट से आप
बार बार इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो बार बार उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा मीन्स कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो यानी सक्सेसिव आईपी इसी को बोलते हैं, और सक्सेसिव आईपी ऑलवेज इंक्रीजेज हो जाता है। सक्सेसिव आईपी क्या होता है? ऑलवेज इंक्रीज करता है। तो ये भी पॉइंट्स नीट में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, समझ रहे बच्चे? ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब एक बात, एक कंसेप्चुअल पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। क्या है कंसेप्चुअल पॉइंट? कि अगर हमसे मान लीजिए कि कई बार आपको, जैसे हमने दे दिया कि ये रहा नियोन, ठीक है, नियोन है, और नियोन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 10, समझिएगा। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर समझ में आ गया। अब इसका मैंने कन्फिग्रेशन लिखा बच्चे, तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6। अब बताइए यहाँ पे ये स्टेबल कन्फिग्रेशन में है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ी मुश्किल होगा। ये स्टेबल फॉर्म में है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। अब मान लो कि मैंने एक ऐसा लिया कि यहाँ से इसको नियोन को ले गया मैं नियोन प्लस में ले गया। अब यहाँ पे इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बचा है 2s2 बचा है और 2p5 बचा हुआ है। बात समझ में आ रहा है बच्चे? अब यहाँ पे अब ये स्टेबल फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है? स्टेबल फॉर्म है, और ये स्टेबल फॉर्म नहीं है। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए, क्वेश्चन ये है कि बताइए कि नियोन और नियोन प्लस में किसकी आईपी ज़्यादा होगा, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल नियोन या नियोन प्लस का ज़्यादा होगा। बच्चे सोचते हैं कि यस, जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जो 12 पास बच्चे, तो उनको क्या लगता है कि स्टेबल कन्फिग्रेशन कहीं भी आ जाए वो सबसे ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, अगर दो डिफरेंट स्पेसीज हैं तो आप कोरिलेट कर सकते हो, लेकिन अगर सेम ही स्पेसीज है, नियोन ही है, और नियोन से ही आप इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, तो यहाँ पे बात चलेगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो यहाँ साइज छोटा हो गया है नियोन का। ये मत देखो कि ये भाई ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है, यहाँ स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं चलेगा। सेम ही स्पेसीज से आप बार बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यानी ये सक्सेसिव आईपी है। अब सक्सेसिव आईपी ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब बताइए इन दोनों में साइज किसका होगा? अगर मैं साइज की बात करूं, साइज किसकी ज़्यादा होगा? तो साइज बोलेंगे नियोन का ज़्यादा होगा। किससे? नियोन प्लस से। बात समझ में आ रहा? और नियोन प्लस का साइज कम है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो आईपी भी किसका ज़्यादा होगा? बोल सकते हैं कि आईपी सर सबसे ज़्यादा किसका होगा? नियोन प्लस का, ना कि नियोन का। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, इवन कई टीचर भी गलती करते हैं यहाँ पे। मतलब सेम स्पेसीज से इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो आपको लगाना ही पड़ेगा कंसेप्ट। कौन सा? स्टेबल कन्फिग्रेशन का नहीं, आपको लगाना पड़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा, और साइज जितना ही छोटा होगा आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बात समझ में आ रहा? हाँ, लेकिन डिफरेंट टाइप का स्पेसीज दिया हो तो आपको स्टेबल कन्फिग्रेशन देखना बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ सेम स्पेसीज है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आईपी। तो एक पॉइंट ये निकल के आया बाबू कि सक्सेसिव आईपी ऑलवेज इंक्रीज करता है। क्या? ऑलवेज, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सक्सेसिव आईपी ऑलवेज इंक्रीज करेगा, और अगर डिफरेंट स्पेसीज है तो वहाँ पे हम स्टेबल कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। अब चलिएगा कौन कौन सा फैक्टर है जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करता है, चलिए समझते हैं। अब देखिए आईपी जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो मैंने सिंपल सी बात है कि आईपी डिपेंड करेगा साइज पे। जितना साइज छोटा होगा उतना आईपी ज़्यादा होगा, यानी आप बोल सकते हो कि साइज के साथ इसका जो रिलेशन आएगा, यानी आईपी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज छोटा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा। अब देखो साइज किस पे डिपेंड किया था? जेड इफेक्ट पी पे और शील्डिंग इफेक्ट पे। मतलब कुल मिलाकर अगर आपको समझ में आ गया बेसिक चीज़ कि भाई साइज छोटा होगा यानी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि सर किस पे? जेड इफेक्टिव पे, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आईपी? नहीं, यहाँ पे होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितना साइज छोटा होगा यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, तो आईपी उतना ही ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा? और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आईपी मेनली किस पे डिपेंड करता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल की अगर बात करें बच्चे कि मेनली किस पे डिपेंड करेगा, तो मेनली ये डिपेंड करेगा, मेनली डिपेंड्स अपॉन स्टेबल कन्फिग्रेशन।
किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसकी आईपी ज़्यादा होगा, ठीक। लेकिन सक्सेसिव आईपी में ये कंसेप्ट नहीं वैलिड होगा, वहाँ पे ऑलवेज आईपी इंक्रीज करता है। जबकि जनरली अगर बात किया जाए तो आईपी जो है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, मेनली डिपेंड करेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे। लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि सक्सेसिव आईपी केस में ये नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन समझते हैं। कुछ क्वेश्चन से चीज़ों को समझेंगे और भी आसान लगेगा। जैसे बच्चे हमने एक एग्जांपल लिया कि ये मैंने कुछ एलिमेंट लूँगा, अभी कुछ पीरियड्स का एलिमेंट लूँगा, कुछ ग्रुप का लूँगा। ये मान लो पीरियड्स है ना। अब ये पीरियड्स में हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास ग्रुप है। अब पीरियड में समझना भाई कि साइज क्या हो रहा है, तो बोलेंगे साइज सर डिक्रीज होता है, तो आईपी क्या होना चाहिए? इंक्रीज। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्या बोलोगे? ग्रुप में बोलेंगे सर ग्रुप में साइज क्या होता है? इंक्रीज। तो हम बोलेंगे आईपी क्या होगा? बोलेंगे आईपी डिक्रीज। पॉइंट आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब ये बात ये है कि जो आईपी इंक्रीज करेगा अलोंग द पीरियड, तो जहाँ जहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा वहाँ वहाँ ज़्यादा से इंक्रीज करेगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा वहाँ वहाँ आईपी बहुत ज़्यादा से इंक्रीज करेगा। तो चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। चलिए अब इस एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं कि ये जो अलोंग द पीरियड हमने जो एग्जांपल आपको बताया कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है तो आईपी इंक्रीज करता है। लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल मेनली किस पर डिपेंड करता है भाई? बोलेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे। ये रहा हमारे पास एक अलोंग द पीरियड का एग्जांपल। और हम लोग अलोंग द पीरियड अगर जाएंगे तो ये पाथ फिक्स है कि अलोंग द पीरियड साइज बाबू आपको होगा डिक्रीज। साइज डिक्रीज हो रहा है, यानी बोल सकते हैं कि आईपी क्या होना चाहिए? आईपी बोल सकते हैं कि आईपी होगा सर इंक्रीज। इसी कंसेप्ट पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्या हमें मिला? तो सबसे ज़्यादा नियोन का ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए कहाँ कहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा आपको याद रखना चाहिए। एक तो लास्ट में, अब ये इनर्ट गैस फैमिली है तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे मिला? यहाँ पे। इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है और इनके दोनों के दोनों सेल देखेंगे आप कि ये कंप्लीट है, ठीक। अब यहाँ पे ये वाले, इस वाले केस में आएंगे आप, एक बार पेन मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाले केस में आप आएंगे बच्चे तो आप देख पाएंगे क्या चीज कि यहाँ पे 2p3 है। क्या है ये? 2p3 है, यानी इसके लास्ट वन में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलेंगे 1, 2 और 3, यानी ये भी हाफ फिल्ड है। और ये वाले में आप आएंगे बच्चे तो देखेंगे कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, इसके दोनों में इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। यानी 3 जगह हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं। तो ग्रुप हमारे पास सेकेंड, और हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली जो 15th ग्रुप है और 18th ग्रुप, ये वाले फैमिली में हमारे पास क्या आएगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इन सारे में क्या आएगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इन सब में आएगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो आईपी इंक्रीज करेगा। लेकिन बाबू ये मत समझना आप लोग कि एकदम सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट फिर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि आईपी तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ऐसा मत करना कि सबसे ज्यादा इंक्रीज करवा देना। बस 2 लोग में कोरिलेट करके देखना। जैसे अलोंग द पीरियड आईपी इंक्रीज कर रहा है तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हमने बोल दिया नियोन का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? हमने नियोन का एग्जांपल दिया कि नियोन सबसे ज्यादा होगा। और फिर उन फ्लोरीन और ऑक्सीजन में यहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट तो काम कर नहीं रहा, तो यहाँ पे देखेंगे साइज सबसे छोटा किसका है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज छोटा तो आईपी ज्यादा। तो अब बात आ गई फ्लोरीन का, तो हमने फ्लोरीन को लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें लिखना चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की कोरिलेशन अब किसके साथ होगा? नाइट्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? जाहिर सी बात है नाइट्रोजन के पास। तो अब आ जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन, अब उसके बाद ऑक्सीजन। अब हमारे पास ये कार्बन और बोरोन बच गए। अब कार्बन और बोरोन बच गए। कार्बन और बोरोन में देखिए कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का तो बात ही नहीं है, तो साइज जिसका छोटा उसका आईपी ज्यादा बड़ा, तो ये होगा हमारे पास कार्बन। और अब देखिए बोरोन और बीई जो है, बेरिलियम है, इन दोनों में देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसके पास है? बीई के पास है। तो किसका हो जाएगा? बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा आपके पास बीई के, और ये लास्ट में हो जाएगा बोरोन, और सबसे लास्ट में होगा लिथियम। इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा बच्चे, पेन एक बार चेंज कर लेता हूँ, आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, नीट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो इस तरीके का पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। फिर से 1 मिनट में सुन लीजिए फटाफट।
along the period साइज डिक्रीज कर रहा है, आईपी इंक्रीज करेगा, ये बात फैक्ट है। लेकिन जहां जहां पे आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वहां आईपी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा भी नहीं है। बस वो दो स्पेसीज में आपको कोरिलेट करना है, नहीं कि सबसे ज्यादा उसी का कर देना। देखो ऐसे भी इधर साइज डिक्रीज कर रहा तो आईपी इंक्रीज करेगा। तो नियोन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा हुआ? नियोन का। लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन का। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या है? बोलेंगे सर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे इन दोनों में इसका गाना होना चाहिए था, लेकिन किसका हुआ? इसका, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जहां जहां होगा आईपी बढ़ जाएगा। और देखो बच्चे, एक मैं शुरू में पॉइंट आपको बताया था कि कोरिलेट कर रहे हैं अगर दो डिफरेंट स्पेसीज में तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखो, लेकिन सेम ही स्पेसीज से बार बार इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, सेम ही स्पेसीज से अगर बार बार इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वहां कंसेप्ट जाएगा हमारे पास सक्सेसिव आईपी का। और सक्सेसिव आईपी ऑलवेज इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक बच्चे, तो फिर दो और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या है वो दो एग्जाम्पल? अगर ये दो एग्जाम्पल समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इसे पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस एंड सल्फर का एग्जाम्पल है। अब हमारे पास हमें पता है कि अगर आईपी का बात करें तो डाउन द ग्रुप आईपी डिक्रीज करता है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, और अलोंग द पीरियड आईपी क्या होता है हमारे पास? इंक्रीज करता है। अब इसी कंसेप्ट को समझिएगा, हम ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज कम हो जाएगा, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आईपी क्या होगा? डिक्रीज। ये बात तो समझ में आ रहा है। और इधर से इधर जाएंगे तो आईपी क्या होगा? बोलेंगे सर आईपी होगा इंक्रीज। एकदम फैक्ट है, ये बात समझ में आ रहा है आपको? along the period IP इंक्रीज और डाउन द ग्रुप IP डिक्रीज। तो बताइए ये वाला डिपार्टमेंट और ये वाले डिपार्टमेंट में किसका ज़्यादा IP होगा? बोलेंगे अपर वाले का। अब इन दोनों में ज़्यादा किसका होना चाहिए था? ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं ज़्यादा हुआ, किसका? नाइट्रोजन का। क्यों? नाइट्रोजन के पास है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये हाफ फील्ड है और ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका होगा? बोलेंगे कि डायरेक्ट ज़्यादा होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का। अब इन दोनों में किसका होगा? बोलेंगे इन दोनों में फास्फोरस का होगा, उसके बाद सल्फर का होगा। समझ में आ रहा बच्चे? बार बार वीडियो को देखना और इसको समझने की कोशिश करना मैं जो बता रहा हूँ। ठीक, अगला एग्जांपल फिर से देखिए। ये तो एक बार नीट में आया क्वेश्चन और कई बच्चे फंस गए। ये काफ़ी ही शानदार है ये पॉइंट, समझना। इसमें क्या है कि नीट जो पूछा आपसे, बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जो कंसेप्ट जो समझते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अब हमसे पूछा जाए नाइट्रोजन और फास्फोरस में, तो बच्चा सोचेगा नाइट्रोजन में तो भाई नाइट्रोजन में तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ये समझ में आ गया कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज। डाउन द ग्रुप डिक्रीज जैसे उनको पता चला, अब वो किसको दे देंगे? वो बोलेंगे कि भाई डिक्रीज हो गया तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में जैसे यहाँ पे किए थे वो नाइट्रोजन को ज़्यादा दे देंगे। लेकिन याद रखना कि बीच का मिसिंग हुआ है, यहाँ पे था ऑक्सीजन और यहाँ पे था हमारे पास सल्फर। ये वाला पार्ट मिसिंग किया हूँ मैं, ये वाला पार्ट मिसिंग है। बस एक दूसरे में कोरिलेट करना है, ना कि कहीं का किसी के साथ कोरिलेट करके और बोल दो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए आईपी ज़्यादा है। बस दो स्पेसीज जो नियर में है उनमें आपको कोरिलेट करना है। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका हुआ था? फ्लोरीन का। एंड देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में किसका हुआ था? नाइट्रोजन का। तो यहाँ याद रखना कि जज्बाती होकर क्वेश्चन को गलत मत कर देना। अभी किसका ज़्यादा होगा? फास्फोरस का, उसके सॉरी फास्फोरस नहीं, फ्लोरीन का होगा। ठीक है, तो ये अभी किसका होगा? बोलेंगे सर फ्लोरीन का होगा। और उसके बाद किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा। सही बात है। उसके बाद इन दोनों में कौन होगा? किसका होगा भाई? बोलेंगे क्लोरीन का। और उसके बाद होगा फास्फोरस का। बात समझ में आ रहा है? ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना, अदरवाइज आपसे गलती होगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ दो स्पेसीज के बीच में ही देखना है, ना कि आप कहीं और से ले आओ। ठीक है, नियर वाले लाना, बहुत दूर वाले नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर मिसिंग है, लेकिन क्वेश्चन देगा तो आप मैक्सिमम बच्चे गलती यहीं पे करते हैं कि उनको जहाँ पे स्टेबल दिखाई देता है ये भाई बोलते हैं कि ये वाला फैमिली तो स्टेबल है, इसी का ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन दोनों अगर एक साथ के स्पेसीज होते तो होता जैसे ये वाला। तो बच्चे दो एग्जाम्पल ये हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आईपी को समझने में। ठीक, तो बच्चे अब देखते हैं हम लोग इसका एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है ध्यान से समझिएगा कि मैंने शुरू में जब शुरू किया इस चैप्टर को, टॉपिक को, तो आपको बताया था
कि बच्चे मेटल का ज़्यादातर प्रॉपर्टी आईपी से ही डिफाइन होगा। तो हम अब आ चुके हैं उस पॉइंट्स पे कि एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो मेटल में ही इसको अप्लाई करना, क्योंकि मेटल का ही टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना और नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो अच्छा मेटल माना जाएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि इसका मेटल में एप्लीकेशन कैसे करना है। लीजिए मैं आपको ले रहा हूँ यहाँ पर लिथियम, और ये है हमारे पास सोडियम, ये है पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, और मैं सीजियम ले लिया। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब मैं बोला कि डाउन द ग्रुप यहाँ पे साइज क्या हो रहा है बच्चे, बोलेंगे डाउन द ग्रुप साइज हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। अब साइज हो रहा है इंक्रीज तो बोल सकते हैं आप कि आईपी क्या होगा, तो बोलेंगे आईपी होगा यहाँ पे डिक्रीज। आईपी डिक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में अब कम एनर्जी चाहिए, और अगर कम एनर्जी चाहिए यानी कि वो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देना है। और जो सोचो एक मेटल ऐसा है, मान लो कोई भी मेटल है जो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा, बहुत मुश्किल से दे रहा है, और एक मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली दे रहा है, तो अच्छा मेटल कौन होगा, बोलेंगे मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देना है, जो इजीली देगा वो अच्छा मेटल माना जाएगा। तो डाउन द ग्रुप अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात किया जाए तो सबसे अच्छा मेटल कौन होगा, सीजियम। इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सीजियम। रिएक्टिव ज़्यादा कौन होगा, तो रिएक्टिव जो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे मैं बता रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन डोनर को बोलते हैं बेस। इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हैं, बेस, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बोलते हैं एसिड। तो मेटल का जो ऑक्साइड हो या हाइड्रो ऑक्साइड हो, तुमसे अगर मैं पूछूं कि ये लो आपके पास है सीजियम का ऑक्साइड, ऐसा ना, ऐसा कुछ करके मैं दे रहा हूँ एक ऑक्साइड, एक नॉर्मल सा, ये लो भाई सीजियम का ये इस तरीके का ऑक्साइड है, ठीक है, या मैं आपको दिया बाबू सीजियम का ये हाइड्रो ऑक्साइड है। अब आपको बताना है बच्चे कि ये बताओ ये एसिड है या बेस है, ये क्या है। तो आपको सिंपल सा सोचना है कि सीजियम अच्छा मेटल है, और अच्छा मेटल करने का मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन देता होगा, और इजीली इलेक्ट्रॉन को अगर ये दे सकता है यानी इसकी आईपी कम है, और इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो ये बेस होगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनर को हम बेस बोलते ही हैं कि ये क्या होगा, बोलेंगे सर कि ये बेसिक होगा। बात समझ में आ रहा है बच्चे। तो मेटल जनरली, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड जनरली क्या होंगे, बेसिक। एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा आपको आसान वे में, लेकिन अभी समझ लो कि जो अच्छा मेटल होगा, मेरा बार बार कहने का मतलब अच्छा क्यों, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को देंगे हम उसको अच्छे मेटल बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये बताइए कि सीजियम के अगर डाउन द ग्रुप आप आते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ, समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि ये रहा भाई लिथियम का हाइड्रोक्साइड ना, और ये रहा हमारे पास सोडियम का हाइड्रोक्साइड, और ये पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, और रुबिडियम का हाइड्रोक्साइड, और सीजियम का हाइड्रोक्साइड। अब आपसे पूछेगा अच्छा बेस कौन है। अगर ये बेसिक है तो अच्छा बेस कौन है, तो बोलेंगे अच्छा बेस कौन हो सकता है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन देता है, और इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा सीजियम। यानी हम बोल सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, आईपी क्या हो रहा है, आईपी डिक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। यानी हम बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी होगा। जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे कम एनर्जी चाहिए वही तो अच्छा मेटल होगा, और वो जो अच्छा मेटल होगा वो अच्छा बेस होगा। मतलब अलोंग द पीरियड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा क्योंकि आईपी इंक्रीज कर रहा है, और डाउन द ग्रुप अगर आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है, बोलेंगे कि आईपी डिक्रीज कर रहा है। मतलब भाई मेटल आया दिमाग में तो सोचना है कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके पास एनर्जी की बात आएगी। अब एनर्जी कौन सी बात करेंगे आप, तो बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, और जिसकी आईपी ज़्यादा होगा यानी इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से दे रहा है तो अच्छा मेटल नहीं है। उनके मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड अच्छे एसिड अच्छे बेस नहीं हो सकते हैं। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को भी आप आईपी से डिफाइन कर सकते हैं। मेटल की रिएक्टिविटी आप किससे डिफाइन कर सकते हैं, बोलेंगे आईपी से। अच्छा रिएक्टिव बात करें तो कौन होगा, सीजियम होगा। लीस्ट रिएक्टिव का बात करें तो कौन बोलेंगे भाई, लिथियम होगा। और मोस्ट रिएक्टिव की बात करें तो ये सीजियम होगा। मतलब एक छोटा सा अगर आप आईपी समझ जाते हैं तो मेटल की कई प्रॉपर्टी में जो शुरू में बोला था आपको ये सब चीज़ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मेटल यानी आईपी मतलब हमारे पास उसके एप्लीकेशन आपको आने चाहिए।
ठीक है।